Hello, 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 hello. Very good afternoon, everybody. Good afternoon, everyone. हम्म, विकास, रोहित, राहुल, राम राम भाई, राम राम। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी मुझे देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे। एक बार एक कमेंट कर देंगे अगर आप मुझे क्लियरली देख पा रहे हैं। सोनाली, रोहित, विकास, करमवीर, अभिषेक, दिनेश, जतिन, पल्लवी, अनुराधा, पंडित कह रहे हैं गुड आफ्टरनून। सभी को नमस्कार। आवाज क्लियर है बिल्कुल एकदम। क्या आज का रंगारंग कार्यक्रम स्टार्ट किया जाए? एकलव्य, विक्रम, सना, छोटू, अंजलि, अनजानी, सॉरी, मोनू, विशाल, आकाश, कमलेश, आदर्श, अभी, प्रभाकर, विवेक, टुनटुन, जय टुनटुन आ गया। अब हम क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। बिना टुनटुन के क्लास स्टार्ट नहीं हुआ करेगी। हर क्लास में टुनटुन का क्लास में उपस्थित होना जरूरी है। प्रीति, मोहित, अतुल, आकांक्षा, सुनीता, रोशन कह रहे हैं जी ऑल क्लियर। ठीक है, चलो अच्छा, आज हम क्लास में सीधे अब आते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं। जिन बच्चों को मैंने नाम नहीं लिया, जब मैं आगे क्वेश्चन पूछूंगा तब आपसे नाम मैं बोल दूंगा। आज बच्चे हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपकी क्लास में, वेव्स, तरंगे। बड़े ध्यान समझना। तरंगे, अगर आपको बच्चे वेव चैप्टर अच्छे समझ में आया तो समझ जाना कि ऑप्टिक्स भी तभी अच्छे समझ में आएगी। अगर आपको वेव चैप्टर क्लियर नहीं है, इसमें आगे चल के चीजें आएंगी, वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। तो अगर ये सारी चीजें क्लियर नहीं हुई तो समझ जाओ कि आपके एक दो चैप्टर और बिगड़ जाएंगे। तो अपने हाथ में एक पेन लेना, सामने रफ कॉपी, समझने की कोशिश करना चीजों को, ठीक है। और अब कमेंटबाजी करना बंद कर देंगे। विकास, चांदनी, अमन, प्रवीण, अभी, इन सब के साथ में आज की क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। देखो अभी भाई, अगर आपसे कोई, हाँ दोनों बताएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में, कोई बच्चा आपके पास आए और आपसे कहे कि भैया मैंने आज एक शब्द सुना, वेव तरंग। तो किसी एक छोटे बच्चे को अगर आपको बताना हो कि वेव तरंग क्या होती है तो आप क्या बताएंगे? आप उससे बोलेंगे कि भाई ऐसा है कि कोई भी मीडियम है, जैसे कि आपने ले लिया लिक्विड पानी, या आपने ले लिया सॉलिड एक रस्सी ले ली, या आपने ले लिया मान लो गैस एयर हवा जो हमारे आसपास है। आप उससे कहो बच्चों से ये कि भाई अगर किसी मीडियम में, किसी माध्यम में अगर एक डिस्टरबेंस, एक विक्षोभ, एक हलचल अगर पैदा हो जाए, तो किसी मीडियम में जब डिस्टरबेंस पैदा होती है, एक हलचल पैदा होती है, उस मीडियम के पार्टिकल डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो किसी माध्यम के अंदर डिस्टरबेंस का क्रिएट होना, किसी मीडियम में विक्षोभ का पैदा हो जाना, इसे हम कहते हैं वेव। वो कहेगा थोड़ा एग्जाम्पल से बताओ, अभी मामला उतना क्लियर नहीं हुआ। तो आप उससे कहना कि भाई आप एक रोप लो, एक रस्सी लो, एक रस्सी का एक सिरा दीवार पे बांध दो और एक सिरा बच्चे अपने हाथ में ले लेना, ठीक है। एक सिरा आपने दीवार में बांध दिया, एक आपने अपने हाथ में ले लिया और हल्का सा झटका देना, हल्का सा। तो आप देखेंगे रस्सी के अंदर आपको एक वेव दिखाई देगी, आपको रस्सी के अंदर एक डिस्टरबेंस दिखाई देगा। तो रस्सी को जब आप झटका देते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा जिम में लोग करते हैं कि रस्सी एक इधर पकड़ेंगे, हाथ में एक इधर पकड़ेंगे और रस्सी को ऐसे ऐसे करेंगे, तो रस्सी के अंदर जो डिस्टरबेंस पैदा हो गया उसे आप वेव कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही जैसे बच्चे पानी है, एक तालाब है, शांत पानी है, उसमें आप एक पत्थर फेंक दो, पटैक, तो पत्थर के जैसे आप पत्थर फेंकोगे तालाब में, तो तालाब के अंदर भी आपको एक हलचल सी दिखाई देगी। भाई प्रवीण क्या बुद्धिहीन हो गया तुम, एक ही लाइन बार बार, ये पहली क्लास है, पहली क्लास है, फालतू, इसे मैं पहली क्लास में इसे करता हूँ ब्लॉक में। एक ही कमेंट 50 बार लिख दिया इसने। अगर किसी बच्चे ने इसे बदतमीजी की, चल इसका तो हो गया काम, बस इसे मैंने कर दिया ब्लॉक। अब करता रहे कमेंट बैठ के, एक ही बात को बार बार लिखा जा रहा है, ये पहली क्लास है, पहली क्लास है। ये मैं बताऊंगा तो जब ऐप में देख के नहीं आएगी पहली क्लास है आज ये, तो आपने तालाब में पत्थर फेंका तो तालाब के अंदर एक डिस्टरबेंस पैदा हो गया, तो आप उसे वेव कह सकते हैं। रस्सी को दीवार में बांध के आपने झटका दिया तो रस्सी के अंदर एक डिस्टरबेंस पैदा हो, उसे आप वेव कह सकते हैं, तरंग कह सकते हैं। यानी अभी फिलहाल के लिए एक बेसिक से डेफिनेशन हमारे पास क्या है वेव की, कि अगर हम किसी माध्यम में, किसी मीडियम में एक डिस्टरबेंस क्रिएट कर दें, एक हलचल, एक विक्षोभ पैदा कर दें, उसे हम वेव कहते हैं। वेव की अच्छी स्टैंडर्ड डेफिनेशन आगे चल के आएगी। अभी फिलहाल आपके दिमाग में पिक्चर सी बन रही होगी कि तालाब में पत्थर फेंका, तालाब के अंदर एक लहर सी पैदा हुई, एक डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ यानी कि वेव। रस्सी को पकड़ के हिलाया, रस्सी के अंदर एक डिस्टरबेंस पैदा हुई यानी कि वेव। अब जो बच्चे वेव होती है, ये वेव होती है हमारे पास में दो टाइप की, दो तरह की वेव हम क्लास में डिस्कस करेंगे।
एक को हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स हिंदी में कहते हैं ना यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे। और एक बच्चे हम पढ़ेंगे नॉन मैकेनिकल वेव, इन्हें बोलते हैं अयांत्रिक तरंगे। नॉन मैकेनिकल वेव्स, अयांत्रिक तरंगे। तो हमें दो तरह की वेव डिस्कस करनी है। आज की क्लास में हमारा मेन फोकस जो होगा वो मैकेनिकल वेव के ऊपर रहेगा। इसके ऊपर इस नॉन मैकेनिकल वेव के बारे में भी हम दो क्लास पढ़ेंगे डिटेल में। तो अभी मैंने एक लिखा नॉन मैकेनिकल, एक लिखा मैकेनिकल। आप कहोगे सर पहले तो बताओ कि मैकेनिकल वेव यांत्रिक तरंग का मतलब क्या है। ध्यान समझना बेटा, मैकेनिकल वेव यांत्रिक तरंग उस वेव को कहते हैं हम जिस वेव को चलने के लिए, अरे कपिल सारे एग्जांपल आएंगे भाई, अभी क्लास स्टार्ट हुई है, सुनते रहो, नेता मत बनो अभी क्लास में। तो मैकेनिकल वेव यांत्रिक तरंग हम उसे कहते हैं जिस वेव को चलने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता हो, एक माध्यम की आवश्यकता हो, यानी कि ऐसी वेव जो केवल किसी मीडियम में ही ट्रेवल कर सके। जिसे चलने के लिए सॉलिड चाहिए जैसे रस्सी, या जिसे चलने के लिए लिक्विड चाहिए जैसे कि पानी, जिसे चलने के लिए जैसे गैस चाहिए जैसे कि एयर, यानी कि वो वेव जो केवल और केवल किसी माध्यम में ही ट्रेवल करे, चलने के लिए मीडियम होना ही होना चाहिए, वो कहलाती है मैकेनिकल वेव। यानी ऐसी जो वेव है ये वैक्यूम निर्वात में नहीं चल सकती। वैक्यूम समझ रहे हैं आर्ट साइड वाले बच्चे? जिस क्लास में मैं खड़ा हूं, जिस क्लासरूम में, इसमें कुछ नहीं है। मान लो मैंने टीवी बोर्ड भी हटा दिया, बिल्कुल खाली कमरा, लेकिन कमरे के अंदर एयर हवा तो तब भी है। अगर मैं इस कमरे की एयर सारी की सारी बाहर निकाल दूं तो इस कमरे में आप कहेंगे वैक्यूम क्रिएट हो गया, निर्वात। यानी कि वो जगह जहां हवा के पार्टिकल भी ना हो, बिल्कुल खाली शून्य, जैसे कि अंतरिक्ष में स्पेस में होता है, तो हम कहते हैं कि वहां पे वैक्यूम है, वहां कोई वातावरण नहीं है, वहां कोई एटमोस्फेयर नहीं है। जैसे चांद के ऊपर खड़े हो जाओ, चांद के ऊपर कोई वातावरण, कोई एटमोस्फेयर नहीं है, आप कह सकते हैं कि चांद के ऊपर वैक्यूम है। तो मैकेनिकल वेव वो वेव है जो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, क्योंकि इन्हें चलने के लिए चाहिए मीडियम, और वैक्यूम में कुछ होता ही नहीं है। तो मैकेनिकल वेव का बहुत अच्छा एग्जांपल फिलहाल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो साउंड आवाज है। आप मेरे सामने खड़े हैं, मैंने आपसे कहा हेलो, तो मेरी आवाज आपके पास एयर के थ्रू जाएगी। अगर आप और मैं चांद पे खड़े हो जाएं और वहां पर कितना भी तेज ड्रम बजाने लग जाओ, दूर खड़े व्यक्ति को, थोड़ी दूर खड़े व्यक्ति को सुनेगा ही नहीं। क्योंकि क्यों नहीं सुनाई देगा? क्योंकि साउंड जो है वैक्यूम में ट्रेवल ही नहीं कर सकता। तो क्योंकि साउंड क्या है, एक मैकेनिकल वेव है, एक यांत्रिक तरंग है, साउंड को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है। साउंड को चलने के लिए तो एयर चाहिए, या लिक्विड चाहिए, या फिर सॉलिड चाहिए, तो साउंड मैकेनिकल वेव में आ जाएगा। तो मैकेनिकल वेव की पहली प्रॉपर्टी हमें क्या पता चली कि मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। यांत्रिक तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती हैं, निर्वात में नहीं चल सकती हैं। सेकंड पॉइंट लिखेंगे मैकेनिकल वेव्स में, लिखेंगे सेकंड, फॉर प्रोपोगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स, for propagation of mechanical waves, for propagation of mechanical waves, there should be a material medium, there should be a material medium। हिंदी में लिखेंगे यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए, यानी कि चलने के लिए, यांत्रिक तरंगों के चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंगों के चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। हिंदी वाले बच्चे साथ साथ लिखते रहना भाई, वरना हिंदी इंग्लिश साथ साथ पूरा लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा कोर्स होने में। यांत्रिक तरंगें निर्वात में नहीं चल सकती हैं। यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। फॉर प्रोपोगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स देयर शुड बी ए मेटेरियल मीडियम। मेटेरियल मीडियम समझ रहे हो भाई? कोई भी मैटर जो है आपको तो सॉलिड दिखता है कोई पदार्थ, या लिक्विड दिखता है गैस, यानी कि आपको कोई भी मेटेरियल मीडियम चाहिए, या सॉलिड चाहिए, या लिक्विड चाहिए, या गैस चाहिए। तो एक मोटा मोटा सा हमारे सामने एक इमेज बनी मैकेनिकल, यानी मीडियम में चलने वाली, माध्यम में चलने वाली, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, लेकिन वैक्यूम में नहीं चलेंगी।
बस इतनी बात याद रखनी है फिलहाल के लिए। दूसरा, नॉन मैकेनिकल जो बच्चे वेव होती हैं, अब ये मैकेनिकल से ठीक उल्टा होगा इनमें। भाई मैकेनिकल के आगे हमने लगा दिया नॉन, यांत्रिक तरंग के आगे लगा दिया अयांत्रिक। तो अयांत्रिक तरंग क्या होंगी? सबसे पहली खास बात कि ये वैक्यूम में चल सकती हैं, यानी इनके साथ ये वाली जबरदस्ती नहीं है कि मीडियम चाहिए ही चाहिए चलने के लिए। इसका बेहतरीन एग्जांपल लाइट, प्रकाश। सूर्य से प्रकाश आ रहा है अंतरिक्ष से होते हुए हमारी धरती तक, जबकि अंतरिक्ष में, स्पेस में तो वैक्यूम है, वहां तो कोई वातावरण है ही नहीं, वहां तो कोई मीडियम है ही नहीं, वहां गैस का एक भी एटम नहीं है, लेकिन तब भी सन की लाइट हमारे पास पहुंच रही है। यानी आवाज जो है वो मैकेनिकल वेव है, यानी आवाज को चलने के लिए मीडियम चाहिए, लेकिन प्रकाश, रोशनी, लाइट, इसे मीडियम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव है। जब लाइट चलेगी उसके लिए जरूरी नहीं कि मीडियम हो ही हो, ऐसा नहीं है। मीडियम है तो अच्छी बात है, नहीं है तो और बेहतरीन और अच्छी बात है। तो लिखेंगे हम नॉन मैकेनिकल वेव में, नॉन मैकेनिकल वेव कैन ट्रेवल इवन इन वैक्यूम for propagation of non-mechanical waves for propagation of non-mechanical waves no specific medium इज रिक्वायर्ड। नो स्पेसिफिक मीडियम इज रिक्वायर्ड। हिंदी में लिखेंगे अयांत्रिक तरंगे निर्वात में भी चल सकती हैं, अयांत्रिक तरंगे निर्वात में भी चल सकती हैं। इनके चलने के लिए किसी विशेष माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इनके चलने के लिए अयांत्रिक तरंगे निर्वात में भी चल सकती हैं। हिंदी वाले लिखते रहना भाई साथ साथ, अयांत्रिक तरंगे निर्वात में भी चल सकती हैं। इनके चलने के लिए किसी विशेष माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। फॉर प्रोपोगेशन ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव्स नो स्पेसिफिक मीडियम इज रिक्वायर्ड। एक बच्चा कह रहा है यूनिवर्स में साउंड कहां से, यूनिवर्स में कहां साउंड सुन रही है? आपको कहां आवाज सुन रही है? धरती के ऊपर ये जो बिजली कड़क रही है, बादल कड़क रहे हैं, सभी वातावरण में हो रहे हैं, हमारे एटमोस्फेयर में। कह रहा जी यूनिवर्स में साउंड कहां से आती है? भैया एक चीज बताओ, अगर चांद के ऊपर कोई विस्फोट हो जाए, सूरज के ऊपर कोई विस्फोट हो जाए, हमारे तक आवाज पहुंचेगी नहीं। यूनिवर्स में आपने साउंड कहां सुन लिया? तो नॉन मैकेनिकल वेव जो है बच्चे, इन्हें चलने के लिए किसी विशेष माध्यम की आवश्यकता नहीं है कि ये माध्यम होगा तभी चलेंगी। ये सॉलिड में भी चल सकती हैं, लिक्विड में भी, गैस में भी चल सकती हैं, और वैक्यूम में भी जहां कुछ ना हो। तो अगर आप चाहो तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि जो नॉन मैकेनिकल वेव है ये सॉलिड में भी चल सकती हैं, लिक्विड में भी, तरल में भी, गैस में भी और वैक्यूम में भी। इनके लिए कोई चक्कर नहीं है कि सॉलिड होगा तभी चलेंगी, लिक्विड होगा तभी चलेंगी, गैस होगा तभी, या वैक्यूम होगा तभी। ये कहीं भी चल सकती हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, वो ये कि ये नॉन मैकेनिकल वेव, जैसे कि मैंने इसका एग्जांपल दिया लाइट, प्रकाश, ये किसी भी मीडियम में चल तो सकती हैं, बस एक शर्त है कि वो मीडियम ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी होना चाहिए। पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी होना चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे मान लो कि दीवार है तो दीवार पे जाके लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। हाँ, लाइट आई, सामने आ गया कांच, कांच तो ट्रांसपेरेंट है, लाइट उसके आर पार निकल जाएगी। डायमंड ट्रांसपेरेंट, लाइट उसके अंदर ट्रेवल कर सकती है। गैस, हवा के अंदर लाइट चल सकती है। पानी ट्रांसपेरेंट, उसके अंदर चल सकती है। तो नॉन मैकेनिकल जो वेव हैं, जो अयांत्रिक तरंगे हैं, वो आपके बच्चे सॉलिड, लिक्विड, गैस में चल तो सकती हैं, बस शर्त यह कि सॉलिड, लिक्विड या गैस जो भी है वो फिर ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी होना चाहिए। ओपेक होगा तो उसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। तो इनकी जो बात है हम एक अलग से क्लास पढ़ेंगे, हम नॉन मैकेनिकल वेव की, इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे वहां पर। लेकिन जब मुझे दो वेव कंपेयर करानी थी तो मैंने एक हल्का सा आपको आइडिया देने के लिए बता दिया। अभी हमारा मेन फोकस होगा मैकेनिकल वेव पर। मैकेनिकल वेव में दोबारा सुनेंगे, मैकेनिकल वेव वो है जो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। मैकेनिकल वेव वो है जिन्हें चलने के लिए एक मीडियम चाहिए ही चाहिए, एक माध्यम की रिक्वायरमेंट है ही है, तभी चलेंगी।
मीडियम नहीं होगा तो नहीं चलेंगी। तो बस इसे थोड़ा सा साथ में कंपेयर करने के लिए बता दिया मैंने कि नॉन मैकेनिकल वेव वो होंगी जो वैक्यूम में भी चल सकती होंगी, जिन्हें चलने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई माध्यम होना ही होना चाहिए। मीडियम है तो भी चलेंगे, नहीं है तो भी चलेंगे, बस मीडियम है तो फिर वो पारदर्शी होना आवश्यक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं बच्चे, हम इस मैकेनिकल वेव को मैं यहां से पकड़ूंगा और इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं क्लास के अंदर, ठीक है। यहां देखना, मैं लिख रहा हूं मैकेनिकल वेव्स, यांत्रिक तरंगे। अच्छा, अभी आपको इसके बारे में केवल एक सिंपल लाइन पता है, कौन सी, कि मैकेनिकल लिखा तो वो वाली जो मीडियम में चलेंगी, यानी कि जो आप सिंपली ऐसा याद रखो कि मैकेनिकल वो जो वैक्यूम में नहीं चलती, बस। अभी मैकेनिकल वेव बच्चे होते हैं दो टाइप की, एक होती है ट्रांसवर्स और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल। तो मैकेनिकल जो वेव है ये दो टाइप की हैं, एक होती है ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्घ्य। बहुत सारे बच्चे क्लास में ऐसे जिन्होंने बीएससी भी कर रखी है लेकिन उन्हें ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव में फर्क ही नहीं पता कि अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग में क्या फर्क है। तो आज हम क्लास में ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव को बड़े ध्यान समझेंगे। देखो, मैंने कहा मैकेनिकल वेव हो जो केवल मीडियम में चलेंगी, पर मीडियम में जो वेव चलती है केवल मीडियम में, वो भी दो टाइप की होती है, एक को हम अनुप्रस्थ कहेंगे, एक को हम अनुदैर्घ्य कहेंगे। तो मैं पहले स्टार्ट करता हूं कि ट्रांसवर्स वेव अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, यानी कि किसी मीडियम में एक वेव बनी तो उसे ट्रांसवर्स शब्द आप उसके साथ कब जोड़ोगे, एक मीडियम में वेव पैदा हुई और लॉन्गिट्यूडनल शब्द आप उसके साथ कब जोड़ोगे, तो अनुप्रस्थ पाते हैं। बहुत ध्यान समझना, जितना अच्छे से इसे समझोगे तो इससे समझाने में उतनी ही कम मेहनत करनी पड़ेगी मुझे, और आपको भी समझने में कम मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, मैंने फिर से एक रस्सी ली, इस रस्सी का एक सिरा बांध दिया दीवार पर, एक सिरा ले लिया अपने हाथ में, समझ रहे हो, डायग्राम बनाओ दिमाग में, पिक्चर। सब बच्चे सोचो कि आपने अपने सामने दीवार पे एक रस्सी बांध रखी है और उसका एक सिरा अपने हाथ पे लिया हुआ है, रस्सी को खींच लो और एक मार्कर लेके आओ, ब्लैक कलर का मार्कर, जिसे हम पहले व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे। अब एक मार्कर से आपने रस्सी पे एक निशान यहां लगाया, एक थोड़ा नजदीक लगा लिया, एक और नजदीक नजदीक करते 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 मान लो पूरी रस्सी के ऊपर आपने 100 निशान बना लिए, 100 150 जो भी आपका मन करे। अब यहां देखना, अभी रस्सी को मैंने हल्का झटका दिया, रस्सी के अंदर आपको बच्चे एक डिस्टर्बेंस दिखाई दी, एक लहर दिखाई दी, एक वेव बनी। जब ये रस्सी के अंदर वेव बन रही है तो हो क्या रहा है उस फिनोमेना को समझो। तो बच्चे आप रस्सी में झटका दोगे ना ऐसे, तो बड़े ध्यान से देखना कि रस्सी के ऊपर जो आपने काले काले निशान बनाए थे मार्कर से, वो काले के काले निशान ऊपर नीचे हिल रहे हैं वहीं के वहीं। भाई वो काला निशान ऐसा तो नहीं कि सड़क के आगे चला जाएगा, मार्कर से रस्सी पर जो काला निशान जहां बनाया है वो तो वहीं का वहीं है, पर वो काला निशान वहीं के वहीं ऊपर नीचे हिल रहा है। यानी जिस मीडियम में वेव पैदा हो, जैसे यहां रस्सी में वेव पैदा हो रही है, जिस माध्यम में वेव पैदा हो और उस माध्यम के कण, उस माध्यम के पार्टिकल अगर ऊपर नीचे हिले तो माध्यम के कणों के अप एंड डाउन, ऊपर नीचे हिलने से जो वेव पैदा होती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है, अनुप्रस्थ तरंग। यानी मैं आपसे कह दूं, एक माध्यम में वेव पैदा हुई और वो वेव जिस मीडियम में पैदा हुई उस मीडियम के पार्टिकल ऊपर नीचे हिल रहे हैं, तो कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स। इस बात को आप आज ही करके देखना। आप एक रस्सी लेना, उसमें केवल एक ही निशान बना देना, बीच में काला मोटा सा डार्क निशान, और एक भाई से कहना कि झटका मारे ऐसे, बस केवल आप फोकस करना इस काले निशान पे ऐसे। वो काला निशान आपको ऊपर नीचे हिलता दिखाई देगा, जब रस्सी हिल रही होगी ना ऐसे तो ऊपर नीचे हिलेगा। तो अगर बगल में एक और निशान बना होता तो वो भी ऊपर नीचे हिलता हुआ दिखेगा, उसके बगल वाला भी। तो यानी आप ऐसा समझो, मान लो मैंने ऐसे झटका दिया रस्सी में तो वेव जा रही है आगे को, तो मान लो कि वेव की डायरेक्शन है, यह तरंग की दिशा, वेव डायरेक्शन, तरंग की दिशा, और ये वेव जिस मीडियम में पैदा हुई है, जिस माध्यम में पैदा हुई है उस मीडियम के पार्टिकल हैं, और मीडियम के जो पार्टिकल है वो कैसे हिलेंगे, ऊपर नीचे, इसे हम कहते हैं अप एंड डाउन वाइब्रेशन, ऊपर नीचे हिलना। ये भी अप एंड डाउन हिलेगा, ये भी सारे ऊपर नीचे हिलेंगे, ऊपर नीचे। लेकिन पेपर में वो ऐसा शब्द यूज नहीं करता कि जिस माध्यम में वेव पैदा हुई, जिस मीडियम में वेव पैदा हुई उसके पार्टिकल ऊपर नीचे हिलें। वो थोड़ा एक टेक्निकल स्टैंडर्ड शब्द लेके आएगा। देखो कैसे, अब कुछ सोचो, ये बेटा वेव की डायरेक्शन है, वेव आगे को बढ़ रही है,
और पार्टिकल हिल रहा है ऊपर नीचे, यानी कितने एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल। भाई 90 डिग्री का एंगल बन रहा नहीं बन रहा है? आपको जी बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो पेपर में आपसे क्या बोलेगा? 90 डिग्री का मतलब होता है बच्चे परपेंडिकुलर, लंबवत। तो आपसे कहेगा जिस माध्यम में वेव पैदा हो रही है, जिस मीडियम में वेव पैदा हुई, अगर उस मीडियम के कण, उस मीडियम के पार्टिकल्स वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन करें, वेव की दिशा के लंबवत कंपन करें, तो परपेंडिकुलर लंबवत कंपन करने से कौन सी तरंगें पैदा होती है? ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग। बात समझ में आ रही है? पूरा लिखाऊंगा अभी मैं कि अगर किसी मीडियम में वेव पैदा हुई, उस मीडियम के पार्टिकल ऊपर नीचे हिलेंगे, यानी परपेंडिकुलर हिलेंगे, यानी कि लंबवत हिलेंगे वेव की दिशा के, तो कौन सी वेव है? अनुप्रस्थ। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल आप और समझो, रस्सी के अलावा। एक तालाब में ठहरा हुआ पानी है, आपने उसमें एक पत्थर फेंक दिया, चारों तरफ को वेव बनेगी। अब आप देखना तालाब में जब बच्चे वेव बनती है ना, जब तालाब के अंदर एक डिस्टरबेंस पैदा होता है, तालाब के अंदर एक लहर पैदा होती है, तो तालाब का जो पानी है ना ऊपर नीचे हिल रहा है, वो बगल वाला पानी भी ऊपर नीचे हिलता है, ये भी ऊपर नीचे, ये भी ऊपर नीचे, ये भी, और कंबाइंड इफेक्ट हमें ऐसा दिखता है, वो पानी ऊपर नीचे हिल रहा है। अगर आपको इस बात को प्रूफ करना है तो आप एक काम करो, एक बॉल फेंक दो प्लास्टिक की हल्की सी तालाब के अंदर। अब एक पत्थर फेंकना, जब तालाब के अंदर वेव पैदा होगी ना, और वो जैसे वेव पैदा होगी और वो पानी जो बॉल पड़ी है प्लास्टिक की पानी में, वो बॉल आपको वहीं के वहीं ऊपर नीचे हिलती दिखाई देगी, वहीं के वहीं ऊपर नीचे हिलेगी, क्योंकि उसके नीचे का पानी ऊपर नीचे हिल रहा है। तो ऐसे ही तालाब में कोई कागज पड़ा हो, पेड़ का पत्ता पड़ा हो, कोई सीटी सुपारी का रैपर पड़ा हो, वो भी वहीं के वहीं ऊपर नीचे हिलता रहता है जब आप एक वेव पैदा करते हैं तालाब में। क्यों? क्योंकि उस सीटी सुपारी के रैपर के नीचे का पानी ऊपर नीचे हिल रहा है। तो अगर मीडियम में वेव पैदा हुई, जिस मीडियम में वेव पैदा हुई, उस मीडियम के पार्टिकल्स परपेंडिकुलर हिलेंगे, लंबवत कंपन करेंगे तरंग की दिशा के, तो वेव कौन सी पैदा होगी? ट्रांसवर्स। दूसरा, पार्टिकल केवल ऊपर नीचे हिलेंगे, वो आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे जो जाते हुए दिखता है ना आपको, एनर्जी जारी होती है। ये पार्टिकल ऊपर नीचे हिला, इसने अपनी एनर्जी दी बगल वाले को, तो बगल वाला भी ऊपर नीचे हिला, उसके बगल वाला भी ऊपर नीचे हिला। ये एक्चुअल में एनर्जी आगे ट्रेवल कर रही होती है। अब ये एनर्जी जिस जिस पार्टिकल को टच करेगी, वही पार्टिकल ऊपर नीचे हिलता रहेगा। तो पेपर में क्वेश्चन पूछता है, जब अनुप्रस्थ तरंग पैदा होगी किसी मीडियम में, तो पार्टिकल ट्रेवल करेंगे? नहीं जी, पार्टिकल ट्रेवल नहीं करेंगे, पार्टिकल वहीं का वहीं ऊपर नीचे हिलता रहेगा। रस्सी में 10 निशान लगाऊंगा काले काले मार्कर से, तो 10 के 10 निशान वहीं के वहीं ऊपर नीचे हिलेंगे। ये सारे निशान एक जगह इकट्ठे नहीं हो जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे ट्रांसवर्स वेव की। मैं यहाँ पे लिख देता हूं अनुप्रस्थ तरंग की डेफिनेशन लिखेंगे। ट्रांसवर्स वेव्स generate due to perpendicular vibration of particles of medium, due to perpendicular vibration of particles of medium to the wave direction, हिंदी में लिखेंगे माध्यम के कणों के तरंग की दिशा के, माध्यम के कणों के तरंग की दिशा के, अरे हिंदी वाला लिख लोगे भाई, इतना लिखना आता ना तुम्हें। माध्यम के कणों के तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करने से अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती हैं। ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज, तो पार्टिकल बच्चे कैसे लेंगे? ये परपेंडिकुलर शब्द याद रखना, लंबवत। लेकिन पार्टिकल जो है वो आगे नहीं बढ़ेंगे, वो आगे की तरफ नहीं बढ़ेंगे। आगे क्या बढ़ेगा? केवल एनर्जी। तो लिखेंगे बट पार्टिकल्स ऑफ मीडियम do not travel from one point to another, only energy transfers, हिंदी में लिखेंगे
किंतु माध्यम के कण किंतु माध्यम के कण किंतु माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं। किंतु माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं। केवल ऊर्जा आगे बढ़ती है। किंतु माध्यम के कण बट पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, किंतु माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं, केवल ऊर्जा आगे बढ़ती है। केवल ऊर्जा आगे बढ़ती है। एनर्जी ट्रांसफर होगी, पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होंगे। भाई विकास परपेंडिकुलर है तभी उसका नाम ट्रांसवर्स वेव है, परपेंडिकुलर नहीं होंगे तो फिर कुछ और नाम हो जाएगा उसका। तो अब देखो, इतनी कहानी आपको याद नहीं रखनी। आपने आज के बाद जब भी ट्रांसवर्स वेव समझना हो ना, ट्रांसवर्स वेव्स अनुप्रस्थ तरंगे समझना हो, तो बस ये सामने ये फोटो बना लेना, अपने खुद ऐसे ही समझना, एक लाइन खींच के ऐसे लाइन खींच लेना, आपको अपने आप खुद क्लियर हो जाएगा कि ट्रांसवर्स वेव आपको समझनी थी। आपने बस ये फोटो बना लेना, आप देखेंगे कि वेव के डायरेक्शन के पार्टिकल परपेंडिकुलर हिल रहे हैं, ये हो गया। तो इसका जो एग्जाम्पल है ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल, एक तो हम लिखेंगे एग्जाम्पल्स में वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, तरल की सतह पर उत्पन्न तरंगे। लिक्विड की सरफेस पर, जैसे कोई भी पानी है या कोई भी चीज है, उसकी सरफेस पे जो वेव पैदा होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव होंगी। वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, तरल की सतह पर उत्पन्न तरंगे। और एक कौन सी बताई मैंने, रस्सी में पैदा होने वाली, वेव्स इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यानी कि रस्सी, रोप, रस्सी में उत्पन्न तरंगे। तो रस्सी में उत्पन्न तरंगे या जल की सतह पर या तरल की सतह पर उत्पन्न तरंगे जो वाटर की सरफेस पर होंगे, वो हमारी कौन सी कहलाती है, वाटर सरफेस पर होने वाली, सतह के ऊपर होने वाली अनुप्रस्थ तरंगे, क्योंकि पार्टिकल जो है वो अप एंड डाउन वाइब्रेशन करते हैं वेव की दिशा के। अच्छा, तो अब आपको समझ में आ गया कि मैकेनिकल वेव कौन सी, जो मीडियम में पैदा होंगी, और मीडियम के पार्टिकल अगर ऊपर नीचे हिलेंगे तो कहलाएगी मैकेनिकल ट्रांसवर्स। तो मैकेनिकल ट्रांसवर्स यांत्रिक अनुप्रस्थ का पूरी फील आ गई। मैकेनिकल ट्रांसवर्स, मैकेनिकल मीडियम में चलने वाली, ट्रांसवर्स जिस मीडियम में बनेगी उस मीडियम के पार्टिकल परपेंडिकुलर हिलेंगे, अप एंड डाउन हिलेंगे, बात खत्म। जैसे जल की सतह पर उत्पन्न हो रही है रस्सी में। अच्छा, मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव ये बच्चे केवल आपकी बनती है सॉलिड और लिक्विड में, गैसों में नहीं बनती है, वैक्यूम में तो बन नहीं सकती क्योंकि मैकेनिकल है। ये सॉलिड और लिक्विड के अंदर पैदा होती हैं मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव, जैसे रस्सी में, जैसे पानी की सरफेस के ऊपर। अब अगर आप इस बात को बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए हैं तो लॉन्गिट्यूडनल वेव समझना बहुत ही आसान है। इसे आप ज्यादा आसान तरीके से समझ सकते हैं। अब बस एक शब्द का फर्क आएगा पूरी डेफिनेशन में, बाकी जू का तो माहौल वैसे ही चलेगा। देखो बच्चे, अगर समुद्र के अंदर या पानी में कोई विस्फोट हो जाए, अंदर पानी विस्फोट हो जाए, तो वो तो लॉन्गिट्यूडनल वेव रहती है। अंदर जब विस्फोट हो गया, मैंने वाटर की सरफेस की बात की, तो वाटर के सरफेस पे जो होंगी, सतह पर, पानी की सतह पर, वो होंगी ट्रांसवर्स। पहले बार लॉन्गिट्यूडनल समझ लो, सुन लो इसे ध्यान से। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे बनती है, मान लो किसी मीडियम में एक वेव बनी, किसी माध्यम में, और जिस मीडियम में वो वेव बनी उस मीडियम के पार्टिकल जो हैं वो ऊपर नीचे ना हिलकर आगे पीछे हिलें, आगे पीछे बैक एंड फोर्थ वाइब्रेशन करें। तो जैसे मान लो कि एक मीडियम में, जैसे साउंड है, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, आप मेरे सामने यहाँ खड़े हैं, मैंने बोला हेलो, तो मैं हेलो बोलूंगा, तो मेरे मुंह के पास जो हवा के एटम है वो आगे पीछे हिलेंगे। ये अपनी एनर्जी देंगे अगले वाले को, खुद आगे नहीं जाएंगे, एनर्जी वो आगे पीछे हिलेगा, वो एनर्जी देगा, आगे पीछे हिलेगा। ऐसे करते 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 आपके कान के पास के पार्टिकल भी आगे पीछे हिलने लगेंगे। तो जैसे एनर्जी मैंने ऐसे छोड़ी वैसे आपके कान के पास पहुंच गई। यानी कि जिस मीडियम में वेव बन रही है, अगर उस मीडियम के पार्टिकल आगे पीछे हिलेंगे, बैक एंड फोर्थ हिलेंगे, तो जो वेव पैदा होगी वो लॉन्गिट्यूडनल कहलाएगी। जिस मीडियम में वेव बनेगी, अगर पार्टिकल ऊपर नीचे हिलते हैं तो ट्रांसवर्स, और आगे पीछे हिलते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल। जैसे इसके भी हम फोटो बनाते हैं। सोचे मान लो कि वेव की डायरेक्शन है, इस तरफ को वेव जा रही है, वेव डायरेक्शन, वेव की दिशा, और ये वेव जिस मीडियम में बनी, ये उस मीडियम के पार्टिकल हैं, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है, और ये पार्टिकल आगे पीछे हिले हैं। इसे हम बोलते हैं बैक एंड फोर्थ। आगे पीछे।
तो पार्टिकल अगर आगे पीछे लेंगे तो वो होंगे लॉन्गिट्यूडनल। एक कह रहा है जी कंटिन्यू क्लास कब से स्टार्ट होंगे? भैया क्लास चल तो गई आज से, कंटिन्यू का और कब से कोई अलग से इसके लिए मुहूर्त निकलेगा? तो पार्टिकल बच्चे अगर आगे पीछे लेंगे तो होंगे लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन पेपर में यहां पर भी जैसे उसने ऊपर नीचे शब्द का यूज नहीं करता, वो क्या कहता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ऐसे ही यहां पर भी वो आगे पीछे यूज नहीं करेगा। वो देखो क्या बोलेगा, मान लो वेव की डायरेक्शन है, आप समझो खुद ध्यान से, और ये पार्टिकल बच्चे आगे पीछे हिल रहा है। तो वेव की डायरेक्शन है और पार्टिकल हिल रहा है आगे पीछे, तो दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के पैरेलल, समांतर। पैरेलल, समांतर। तो अगर आपसे कह दे कि एक मीडियम में वेव पैदा हुई और उस मीडियम के पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन जहां पर थे वहीं के वहीं आगे पीछे हिल रहे हैं, वहीं के वहीं, ये अपनी एनर्जी देगा अगले वाले को, वहीं के वहीं आगे पीछे हिलेगा, आपस में टकराएंगे नहीं है, बस एनर्जी आगे पहुंचेगी तो आगे वाला भी, इधर वाला भी आगे पीछे होने लग जाएगा। तो एक मीडियम में वेव पैदा हुई और उस मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो वेव की दिशा के पैरेलल, जिस दिशा में वेव जा रही है उसी दिशा में हिल रहे हैं ये भी। अगर पार्टिकल जो है, माध्यम के जो कण हैं, वो तरंग की दिशा के अनुदिश या तरंग की दिशा के समांतर हिले तो कौन से होती है? लॉन्गिट्यूडनल। तो जैसे इसका एग्जांपल मैंने बताया, साउंड। जब आपसे कोई बातचीत करता है तो उसकी आवाज जब आप तक पहुंचती है तो हवा के पार्टिकल आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं, ये आगे पीछे लेगा, ये अपनी एनर्जी देगा अगले वाले को, वो भी आगे पीछे लेगा, एनर्जी ट्रांसफर होगी, आगे पीछे लेगा। तो अगर पार्टिकल्स आगे पीछे लेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी। जैसे स्प्रिंग लो आप, स्प्रिंग को अगर आप खींच के छोड़ दो तो स्प्रिंग के अंदर जो बच्चे वेव पैदा होती है ना, तो उसमें भी आगे पीछे हिलते हैं उसके पार्टिकल, स्प्रिंग के आगे पीछे। तो जिस मीडियम में वेव पैदा हो रही है, अगर उस मीडियम के पार्टिकल आगे पीछे हिले, यानी वेव की दिशा के पैरेलल, वेव की दिशा के समांतर हिले, तो होगी लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो ये वेव की डायरेक्शन है और पार्टिकल भी कैसे हिल रहा है? आगे पीछे, तो दोनों पैरेलल हुए कि नहीं हुए? वेव की दिशा के समांतर, पैरेलल। तो लिखेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव में, longitudinal waves generate, longitudinal waves generate due to, longitudinal wave generate due to parallel vibration of particles of medium to the wave direction। हिंदी में लिखेंगे माध्यम के कणों के तरंग की दिशा के समांतर, माध्यम के कणों के तरंग की दिशा के समांतर कंपन करने से, माध्यम के कणों के तरंग की दिशा के, माध्यम के कणों के तरंग की दिशा के समांतर कंपन करने से अनुदैर्घ्य तरंगें उत्पन्न होती हैं। माध्यम के कणों के तरंग की दिशा के समांतर, याद रखना, समांतर में अनुदैर्घ्य और लंबवत में अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स। माध्यम के कणों के तरंग की दिशा के समांतर कंपन करने से अनुदैर्घ्य तरंगें उत्पन्न होती हैं। लिखेंगे आगे, बट देयर इज ऑल्सो particles of medium do not travel from one point to another, only energy transfers। हिंदी में लिखेंगे, किंतु यहां पर भी माध्यम के कण, एक से एक बताओ क्या बच्चे हैं भाई, क्या पढ़ाई करेंगे? छोटू कह रहा है जी ट्रांसफर्स में तो पैरेलल लग रहा है। अरे छोटू भाई, पहली बार पढ़ रहे हो क्या जीवन में? ये वेव की डायरेक्शन ये रही और पार्टिकल ऐसे हिल रहा है, तो वेव की डायरेक्शन के जो पार्टिकल हिल रहा है ये पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है? 90 डिग्री का एंगल नहीं है, वेव की दिशा के परपेंडिकुलर हिल रहा है, और यहाँ पे वेव की डायरेक्शन भी है और पार्टिकल भी आगे पीछे हिल रहा है, तो ये वेव की दिशा के समांतर है, पैरेलल है।
कुछ भी जो मन कर रहा बोल रहे हैं। किंतु यहां पर भी किंतु यहां पर भी किंतु यहां पर भी किंतु यहां पर भी माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं, केवल ऊर्जा आगे बढ़ती है। किंतु यहां पर भी माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं, केवल ऊर्जा आगे बढ़ती है। हाँ कपिल, बिल्कुल। किंतु यहां पर भी माध्यम कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं, केवल ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है। अब देखो, आज के बाद जब भी आपको ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडल में दिक्कत आए, ये फोटो बना लेना, और थोड़ा आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक बता रहा जी यहां भी पैरेलल लग रहा है उसे, ये वेव की डायरेक्शन है, और वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हिलना, वेव की दिशा के लंबवत हिलना, ये कौन सी होगी? ट्रांसवर्स। ये वेव की डायरेक्शन है, वेव के डायरेक्शन के आगे पीछे, यानी कि पार्टिकल मीन पोजीशन से आगे भी जा रहा है, वेव की डायरेक्शन की तरफ को भी जा रहा है, और उसके विपरीत भी जा रहा है, आगे पीछे हिल रहा है। तो अगर पार्टिकल वेव की डायरेक्शन के पैरेलल हिले, समांतर हिले, तो कौन सी होगी? वो होगी हमारी लॉन्गिट्यूडनल। और दोनों केस में केवल एनर्जी ट्रांसफर होगी, एनर्जी। यहां पर भी एनर्जी ट्रांसफर होगी, ट्रांसफर में भी और लॉन्गिट्यूडनल में भी। लिखा तो है ओनली एनर्जी ट्रांसफर, ऐसे यहां पर भी ओनली एनर्जी ट्रांसफर, दोनों केस में एनर्जी ट्रांसफर होगी। अच्छा, इसका एग्जांपल लिख लेते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल वेव का, जैसे कि साउंड, ध्वनि। ये लेंगे वेव्स इन स्प्रिंग। स्प्रिंग कह रहा हूं, स्ट्रिंग नहीं, स्प्रिंग जो होता है लोहे का स्प्रिंग होता है, स्टील का स्प्रिंग। वेव्स इन स्प्रिंग, ये किसका एग्जांपल है? लॉन्गिट्यूडनल वेव का। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा अभी, ये सीजीएल 2020 में आया। अच्छा, जो बच्चे मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव है, यानी कि मैकेनिकल वेव मीडियम में पैदा होंगी, और मीडियम के पार्टिकल अगर पैरेलल हिलेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल कहलाएंगी। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मीडियम में पैदा हो सकती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में। ठीक। अब दूसरी चीज, भाई हर्ष ज्ञान मत पेलो आगे, क्या करना है क्या नहीं हमारे ऊपर छोड़ दो। ये डायरेक्शन मत दो कि किस किस पे पढ़ाना है, किस पे नहीं पढ़ाना, और आगे से गलती मत करना दोबारा से क्लास में डायरेक्शन देने की। एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, ये सीजीएल 2020 का है ये। इसमें अभी आप केवल सी और डी ऑप्शन में आपसे पूछूंगा, क्योंकि ए और बी तो कराने के लिए भी आपको बहुत सारी बातें और बतानी पड़ेंगी। देखो, ये आपके पास दो ऑप्शन है सी और डी, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है। दोनों सही है कि दोनों गलत हैं? एक कह रहा है स्प्रिंग में तो पार्टिकल, अरे पार्टिकल जाते नहीं, पार्टिकल वहीं के वहीं आगे पीछे हिल रहे हैं अपनी मीन पोजीशन के। पार्टिकल थोड़ा ना कि यहां वाला स्प्रिंग का ये वाला हिस्सा यहां पहुंच गया। कोई स्प्रिंग लिया, हल्का सा आपने टक किया स्प्रिंग को, टन, तो स्प्रिंग में जो वेव बनेगी ना, तो वहां भी पार्टिकल केवल आगे पीछे हिलेंगे। बताओ सी और डी ऑप्शन जो है, इनमें कौन सा सही है, कौन सा गलत? दोनों सही कि दोनों गलत? बताइए। दीपांशु, आकाश, आदर्श, सोनी, अंकिता, छोटू, ऋतिक कुछ लिख रहे हैं। सना, साहिल, हर्ष। एक कह रहे ऑल फॉल्स। अरे ऑल मत बहुत लिख दे भाई, ऑल क्या 10-12 थोड़े ना यहाँ पे। एक रोंग लिख रहा है RONG। मोहित भाई रोंग की स्पेलिंग सही लिख पहले, किसने पढ़ाया थे रोंग की स्पेलिंग? RONG। देखो, इसने पहले में कहा if the constituents of the medium oscillate perpendicular to the direction of wave propagation we call the wave a longitudinal wave। यदि माध्यम के घटक तरंग संचरण की दिशा में लंबवत दोलन करते हैं तो हम तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ये तो गलत हो गया भाई। आपको पता है कि जो माध्यम के घटक का मतलब है कि माध्यम जिन कणों से मिलकर बना है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब है कि मीडियम जिन पार्टिकल से मिलकर बना है, माध्यम जिन कणों से मिलकर बना है, अगर वो कण
तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करेंगे तो ट्रांसवर्स वेव पैदा होगी। ये तो अनुदैर्घ्य कह रहा है, गलत हो गया। सेकंड में क्या कह रहा है, यदि माध्यम के घटक तरंग संचरण की दिशा के साथ, यानी दिशा के साथ मतलब कि पैरेलल वाइब्रेशन करेंगे तो वो होनी चाहिए लॉन्गिट्यूडनल, यानी उसने उल्टा लिख दिया। नीचे वाले में लॉन्गिट्यूडनल लिखना था, ऊपर वाले में ट्रांसवर्स लिखना था। तो इसमें अनुप्रस्थ लिखना चाहिए था उसे, नीचे अनुदैर्घ्य लिखना चाहिए था, तो इसलिए दोनों गलत हो गए। एक कह रहे दोनों राइट है। भाई रोहित, इतनी देर से क्या पढ़ रहे हो तुम? मुझे आधा घंटा हो गया चिल्लाते हुए एक ही बात लगातार क्लास में, कि जिस मीडियम में वेव पैदा हुई उस मीडियम के पार्टिकल अगर पैरेलल वाइब्रेशन करेंगे, लंबवत कंपन करेंगे तो ट्रांसवर्स होगी। आपको दिख नहीं रहा यहां पे शब्द ये परपेंडिकुलर, लंबवत। लंबवत कंपन करने से कौन सी पैदा होती है? ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ। कह रहे जी दोनों ठीक है। गलत हो गया ये? अच्छा, अब इधर आ जाओ। एक बार जो मैंने शुरुआत में बनाया था ना बोर्ड पे, तो शायद हमने क्लास में जब शुरुआत की थी क्लास की, उसमें मैंने बोला था कि हम दो टाइप की वेव पढ़ेंगे। एक मैकेनिकल वेव है, ये वो है जो मीडियम में चलती हैं, और ये दो टाइप की हैं, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल। ठीक, ट्रांसवर्स वेव मैंने आपको बता दिया कि वेव की दिशा के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होंगे, लंबवत कंपन होंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव की दिशा के पैरेलल कंपन होंगे। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? आप कहेंगे जी बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ठीक, अच्छा, नॉन मैकेनिकल वेव क्या है? जो वैक्यूम के अंदर भी ट्रेवल कर सकती हैं। और इनका नेचर कैसा होता है बच्चे? ये ट्रांसवर्स होते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल? नॉन मैकेनिकल वेव कौन सी हैं? जो वैक्यूम में भी चल सकती हैं। तो याद रखना कि जो नॉन मैकेनिकल वेव हैं, जो अयांत्रिक तरंगे हैं, इनका एक ही नेचर होता है, होती है ओनली ट्रांसवर्स, केवल अनुप्रस्थ, केवल अनुप्रस्थ। अभी दो चार बातें बताऊंगा, इसके पहले ध्यान समझना। ये होती है ओनली ट्रांसवर्स, केवल अनुप्रस्थ। हो सकता है, सुनना ध्यान से, हो सकता है कि जो नॉन मैकेनिकल वेव हैं, जो वैक्यूम में भी ट्रेवल करती हैं, हो सकता है कि वो लॉन्गिट्यूडनल भी होती हों, पर हमें उनके बारे में नहीं पता है, या हम उनकी मैथमेटिक्स अभी डेवलप नहीं कर पाए। उन्हें समझने के लिए हमारे पास जो रिक्वायर है मैथमेटिक्स की, वो हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हमें उनके बारे में नहीं पता। भाई कपिल, एक एक लड़का और ऐसे फंस गया, पार्टिकल मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कुछ आता है तुम्हें कि अपने आप से क्वेश्चन छापना है, मतलब कुछ भी लिख देना है? अरे जब लॉन्गिट्यूडनल वेव पैदा हुई थी, ये वेव की डायरेक्शन थी, ये पार्टिकल है, ये आगे पीछे जब हिल रहा है तो वेव की दिशा की तरफ को भी चल रहा है, उसके अपोजिट भी जा रहा है, वहीं के वहीं आगे पीछे हिल रहा है, एक ही लाइन लिखे जा रहा है बार बार। समझना कुछ है नहीं। अब नॉन मैकेनिकल वेव जो है ये होती है ओनली ट्रांसवर्स। देखो, जो मैकेनिकल वेव है जो केवल मीडियम में चलेंगी, वो ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल दोनों टाइप की हो सकती हैं, अनुप्रस्थ भी हो सकती हैं, अनुदैर्घ्य भी। लेकिन नॉन मैकेनिकल वेव ये होते हैं केवल ट्रांसवर्स, और इनका एग्जांपल है नॉन मैकेनिकल वेव का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? इनके बारे में मैंने कहा था आपसे कि हम दो क्लास अलग से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक एग्जांपल फिलहाल के लिए मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक एग्जांपल है लाइट, प्रकाश। यानी लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका मतलब है कि लाइट का नेचर कैसा होगा? केवल ट्रांसवर्स। लाइट नॉन मैकेनिकल है, यानी कि लाइट वैक्यूम के अंदर भी ट्रेवल कर सकती है। तो नॉन मैकेनिकल वेव वो होती हैं जो वैक्यूम के अंदर भी ट्रेवल कर लें, जो निर्वात के अंदर भी चल लें। इनका नेचर कैसा होता है? ओनली ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ। और इनका एग्जाम्पल क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम क्लास के अंदर पढ़ेंगे, उनमें से एक लाइट भी है। लेकिन मैंने अभी हल्का से आपको जिक्र पता क्यों किया? क्योंकि एक डाउट दिमाग में बनने लगता है, जैसे हम बोलते हैं कि नॉन मैकेनिकल वेव तो वैक्यूम में भी चल लेती है, निर्वात में भी चल लेती है, और इनका नेचर है ट्रांसवर्स। तो तुरंत बच्चे के दिमाग में एक पेंच सा चुभता है। वो कहता है सर एक चीज बताओ, अभी जब आपने हमें मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव पढ़ाया तो यहां पे तो हमारे लिए समझना आसान था,
कि मैकेनिकल वेव मीडियम में बनेंगी, और जिस मीडियम में बनेंगी उस मीडियम के पार्टिकल हिलेंगे अप एंड डाउन, ऊपर नीचे। लेकिन एक चीज बताओ, आप कह रहे हो कि जो नॉन मैकेनिकल वेव है, अयांत्रिक तरंगे, जो वैक्यूम के अंदर भी चल सकती हैं, जो वैक्यूम के अंदर भी चल सकती हैं, ये भी ट्रांसवर्स वेव होती हैं। और ट्रांसवर्स वेव जब चलती है, जब तो पार्टिकल ऊपर नीचे हिलते हैं, लेकिन वैक्यूम में तो कोई पार्टिकल है ही नहीं। यानी जब कोई नॉन मैकेनिकल वेव, अयांत्रिक तरंग, जब वैक्यूम के अंदर चलेगी, वो तो ट्रांसवर्स है, तो फिर वैक्यूम में ऊपर नीचे क्या हिलेगा? मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? मैं क्या कह रहा हूं आपसे, भाई मैंने आपसे कहा कि भाई ये वैक्यूम है, निर्वात, इस वैक्यूम में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है, एक वैद्युत चुंबकीय तरंग जा रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होती हैं नॉन मैकेनिकल, जो वैक्यूम के अंदर चल सकती हैं। तो वैक्यूम के अंदर जा रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाएगी, ये मान लो वेव की डायरेक्शन है, तो वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर क्या हिलेगा? यहां तो कोई पार्टिकल है ही नहीं। मैकेनिकल ट्रांसफर समझना आसान है कि जिस मीडियम में वेव बनी, उस मीडियम के पार्टिकल ऊपर नीचे हिल रहे हैं। लेकिन वैक्यूम के अंदर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाएगी, वैद्युत चुंबकीय तरंग जाएगी, तो वहां वेव की दिशा के लंबवत परपेंडिकुलर क्या हिलेगा? अब उसे समझना ध्यान से। फिर एक बहुत ही सुनहरा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आऊंगा। देखो, सबसे पहले आप ये समझो कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कैसे होती है। उसके लिए बच्चे आपको लेना पड़ेगा चार्ज पार्टिकल, आवेशित कण। चार्ज पार्टिकल समझ रहे हो? जैसे चार्ज आवेश होता है प्रोटॉन पर, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, अगर सर ने एटम वाले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं ज्यादातर क्लास में, किसी में मेटल वगैरह से भी कर देते हैं टीचर, अलग अलग बैच में अलग अलग से स्टार्ट करता है। तो जब टीचर आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री के अंदर, सत्येंद्र सर यहाँ पर, एटम तो आपको बताएंगे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन टाइप के पार्टिकल होते हैं। प्रोटॉन पे होता है धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो जब बच्चे किसी आप चार्ज पार्टिकल को वाइब्रेट कराते हैं, ऐसे ऑसिलेट कराते हैं, तो किसी चार्ज पार्टिकल के वाइब्रेशन से, उसके ऑसिलेशन से, उसके हिलने से पैदा होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक्चुअल में होता क्या है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, कोई आवेशित कण केवल रखा हुआ है, केवल रखा हुआ है, ये मैंने कोई चार्ज पार्टिकल ले लिया प्रोटॉन टाइप का या इलेक्ट्रॉन टाइप का, अगर ये रखा है तो इसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक वैद्युत क्षेत्र पैदा हो जाएगा। अगर ये भागने भी लगे तो भागता हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा कर सकता है। रुका हुआ चार्ज कभी मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं कर सकता। मैग्नेटिज्म में आएगा ये चीज, ये जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे हम, चुंबक तो पढ़ेंगे। अगर चार्ज रखा है तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, और भागता हुआ जो होगा, भागता हुआ जो चार्ज होगा, वो क्या पैदा कर देता है बच्चे? भागता हुआ चार्ज वो मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा कर देता है। तो अगर आप चार्ज को ऑसिलेट करा रहे हैं ना, तो एक्चुअल में होता है क्या कि जब चार्ज कोई ऑसिलेट करता है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब चलती है तो वेव की दिशा के परपेंडिकुलर लंबवत पता क्या हिलता है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वेव की दिशा के लंबवत होगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होगा। ये मैंने ले लिया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से देखना, ये मैग्नेटिक फील्ड वेव की दिशा के 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेव की दिशा के 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में भी 90 डिग्री के एंगल पर हिलेंगे। अब मैं बार बार इसे ऐसे तो रख नहीं सकता, तो मैं इसे यहाँ पे लिटा देता हूं। इसका मतलब ये कि खड़ा है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, इसे लिखता हूं बी से, चुंबकीय क्षेत्र को। तो जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट करती है, जब कोई वैद्युत चुंबकीय तरंग चलती है, तो तरंग की दिशा के परपेंडिकुलर कौन हिलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र हिलते हैं तरंग की दिशा के लंबवत परपेंडिकुलर। ये वेव के डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर हैं और आपस में भी परपेंडिकुलर हैं। तो इसे ये मत सोचना कि जैसे कभी आप इसे दोबारा पढ़ोगे कि नॉन मैकेनिकल वेव होती हैं जो वैक्यूम में भी चलने, और ये ट्रांसवर्स नेचर की हैं। तो ट्रांसवर्स वेव में तो परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होते हैं। तो परपेंडिकुलर कौन हिलता है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेव की दिशा के भी लंबवत हिलेंगे और एक दूसरे के भी लंबवत हिलेंगे। ठीक है, अब मैं ऐसे क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, तब मुझे पता चलेगा कि आपको ये बात समझ में आई कि नहीं। और ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन, अगर आपने इसका सही आंसर दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पेपर में आ जाए और आपको उसे बहुत अच्छे से फील करना हो क्वेश्चन को, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब आए तो समझ लिया करो पेपर में कि जैसे वो लाइट की बात कर रहा हो। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक एग्जांपल लाइट है। हम 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे, उनमें एक लाइट भी होगी। तो अगर पेपर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूछे तो आप ये मान लिया करो जैसे वो लाइट के बारे में बात कर रहा हो, तो क्वेश्चन समझना और आसान है। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, एक क्वेश्चन करना,
और सबसे पहले चीज ध्यान देना, उसने पूछा क्या है? नोट। नहीं पूछा उसने क्या है, वो नहीं पूछा, नहीं पूछा उसने। रोहित कहने सर सजेस्ट मी हाउ शुड आई स्टडी फॉर साइंस दिल्ली पुलिस AWO, प्लीज टेल मी मेथड शुड आई स्टडी डीपली। हाँ भाई, डीपली पढ़ना पड़ेगा। असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर का जो पेपर होता है ना बेटा, उसमें साइंस ज्यादा आती है, और उसके लिए हमने एक अलग बैच बना रखा है। तो ये वाला जो चैप्टर है वो तो जीएस में और साइंस पे सब में लगभग हम बराबर से ही पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक भी है ना न्यूमेरिकल हम ज्यादा करेंगे वहां पे। अगर आप केवल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर के लिए कर रहे हो ना, तो उसी वाला ही बैच लेते तो ज्यादा अच्छा रहता आपके लिए। हाँ, वैक्यूम में कोई भी चीज पार्टिकल तो मूव कर ही सकता है। अनुराधा, दिव्यांशु, शुभम, क्या आवाज है? बहुत बड़े, सबका आंसर ठीक आ रहा है यार इसमें तो। और दिव्यांशु शुभम दोनों एक ही बार कमेंट करो, बार बार कमेंट मत करो। राहुल, विकास, प्रीति का गलत है। उसने पूछा कि नहीं पूछा उसने। चलो, कपिल का भी गलत है, ये सोनाली का गलत है, अनु, गौरव, प्रशांत, मिथिलेश इनका ठीक है, मनीष का गलत है, अमन, अंकित का ठीक है, मौर्य गलत है, यू का सही है, साहिल का गलत है, अमन। ये देखो, इसने लिखा कि निम्नलिखित में से कौन वैद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? उसने कहा कि गुण नहीं है बताना। चलो मैं डी ऑप्शन से स्टार्ट करता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर ए मीडियम टू प्रोपोगेट। वैद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बात बिल्कुल सही है। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों को जरूरी थोड़ी ना कि मीडियम चाहिए चाहिए, ये तो वैक्यूम में भी चल लेंगी, ये बात सही है। अगर ये सही है तो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि उसने नहीं वाला पूछा, ये तो है प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ट्रांसवर्स वेव ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, बात बिल्कुल सही है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि उसने पूछा कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण कौन सा नहीं है। भाई ये तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण है कि वो ट्रांसवर्स वेव होती हैं, ये भी गुण है कि भाई उन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। एक लिखा है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये बात बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हिलते हैं, बिल्कुल सही है। एक लिखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट शो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वैद्युत चुंबकीय तरंगों का एक एग्जांपल है लाइट, प्रकाश, और हम प्रकाश वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्रकाश का व्यतिकरण भी होता है, इंटरफेरेंस भी होता है, और प्रकाश का डिफ्रैक्शन विवर्तन होता है, ये गुण है। और वो कह रहा है कि नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत लिख रखी है, जो गलत लिख रखी है वही हमारा आंसर है, ए ऑप्शन। देखिए बताओ, उसने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी, नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दिस वन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड वी ऑल्सो नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर ए मीडियम टू प्रोपेगेट, दे आर नॉट मैकेनिकल वेव, कि नहीं मीडियम चाहिए चाहिए, और इसमें ऑसिलेट करते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये बात भी सही है। तो जो सही है वो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि उसने नहीं पूछा है। वो कह रहा है ए ऑप्शन में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस शो नहीं करती है, गलत है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे कि लाइट इंटरफेरेंस भी शो करती है और डिफ्रैक्शन विवर्तन भी होता है उनका, तो ये गलत कहा उसने, जो गलत कहा वही हमारा आंसर बनेगा। तो अगर आपने इसका ए ऑप्शन दिया है तो अपनी पीठ को थपथपा सकते हैं कि जो हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं, जो वैक्यूम में भी चल सकती हैं, जिन्हें चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, जो ट्रांसवर्स है नेचर में, और जिसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अगर आपको ये बात फील हुई थी तो आपको पता होना चाहिए कि तीनों बातें सही हैं, तो इसलिए हमारे आंसर नहीं है, तो बचा ये, तो ये आंसर होगा। क्लियर हुई बात ये? जैसे ही हमराज, पंडित, अनुराधा, विश्वजीत, विकास, इन सबका ठीक है। पवन गलत था, हर्ष, जितेंद्र, जितेंद्रा, साहिल, अंकित, प्रशांत, राजीव, वंदना सही था, मनीष का गलत था, साहिल। वैसे अगर आपकी क्लास में देखा जाए तो 98% के आसपास बच्चों ने सही आंसर दिया इसका, तो अच्छी बात है। वैसे देखा जाए आपके लिए ये पूरे नंबर आपको दिए जाएंगे इसमें हमारी तरफ से। अच्छा, अब यहाँ देखो, अब आते बच्चे यहाँ पे मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो नॉन मैकेनिकल हैं, जो वैक्यूम में भी चल सकती हैं, इनके लिए तो हम 2 क्लास अलग से लेंगे ही। आज हमारा जो मेन फोकस होगा वो किस पर होगा? मैकेनिकल वेव पर। मैकेनिकल वेव के बारे में ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल
पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं, वो ये देखो ये। अब यहां से बच्चे मैं एक शब्द उठाऊंगा, ये साउंड, ध्वनि, साउंड। अगर आपसे पूछ लूं सर लेकिन नॉन मैकेनिकल वेव मीडियम में भी तो, हाँ मीडियम में ट्रेवल करती है, लेकिन ट्रांसपेरेंट मीडियम में, हर टाइप के मीडियम में ट्रेवल नहीं करती। अगर सर आज आप स्मार्ट लग रहे हैं, इसका मतलब पता क्या होता है कि आप पहले नहीं लग रहे थे जी, आज ही लग रहे हो। तो ये कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, सब बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, प्रशंसा के रूप में अपमान करना। जैसे आपसे कोई मिले और आपसे यार आज तो बड़े अच्छे लग रहे हो यार तुम, आज तो भाई साहब, अगर किसी ने ये कह दिया समझ जाओ बेइज्जती होगी भाई साहब, यानी कि आज ही ठीक ठाक लगाऊं, रोज तो बेकार ही लगता था मैं। अगर आप किससे मिले और आपको लग रहा है कि मैं तो बड़ा सुंदर सा लग रहा हूँ आज, बड़ा बेहतरीन, मैं सूट वूट सा पहन के आया हूँ, और कोई बड़ा ही नहीं कर रहा, तो अच्छी बात है। क्योंकि जैसे आप आज लग रहे हैं कि आप नॉर्मल कपड़ों में भी उतने सुंदर लगते हो, इसलिए आपको किसी को कोई विशेष लगा ही नहीं है। तो जिस दिन आप ज्यादा मान लो कि तैयार व्यार से होकर जाओ और तब सब लोग आपको नॉर्मल ले रहे हैं, तो ठीक है। तो यहाँ आपके सूट की कोई तैयारी करेगी, यार सूट बड़ा अच्छा लग रहा है, तो यानी कि वो सूट की तैयारी बढ़ाई हुई, आप तो हुई बेहतरीन, समझ रहे हो। चलो सुनिए यहाँ देखो, अब यहाँ से बच्चे में शब्द उठाएंगे साउंड, ध्वनि। अब हमें बच्चे साउंड के बारे में हम एक दो क्लासेस के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, साउंड जनरेट कैसा होता है। अगर आपको आवाज सुननी है, साउंड, ध्वनि, आवाज, आपको जी आवाज सुननी है, कैसे सुने। गिटार लेके आए, क्या गिटार सामने रखने से आवाज आ जाएगी। आप कहोगे सर नहीं आएगी। फिर कैसे आएगी। आप कहोगे सर गिटार में लोहे के बहुत सारे तार होते हैं, मैं एक तार को पकड़ के छोड़ दूंगा, टिन, आवाज आई। लेकिन ध्यान देना, जब आपने तार को पकड़ के खींचा, वो टिन की आवाज आई, उस समय वो तार ऐसे वाइब्रेट कर रहा होगा, टिन, आवाज खत्म, वाइब्रेशन खत्म, आवाज खत्म। ढोलक से आवाज सुननी है, सामने रखने से आवाज नहीं आएगी। ढोलक की स्किन को हिट करो तब, तो ढोलक की स्किन ऐसे वाइब्रेट करेगी तो ढप की आवाज आएगी। जैसे मैं बोल रहा हूं ना, मेरे गले में एक वोकल कॉर्ड है, वो वाइब्रेट कर रही है, उससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। यानी साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, कंपन कर रही वस्तुएं ही साउंड पैदा कर सकती हैं। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। वस्तुएं कंपन करेंगी तो ध्वनि पैदा करेंगी। तो यहां पर लिखेंगे हम साउंड, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हिंदी में लिखेंगे वस्तुओं के कंपन करने से, वस्तुओं के कंपन करने से ध्वनि उत्पन्न होती है। वस्तुओं के कंपन करने से ध्वनि उत्पन्न होती है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकंड बात, हमें बच्चे साउंड के बारे में क्या पता है, साउंड कौन सी वेव है। साउंड इज ए मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव। मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव। ध्वनि एक यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग है। बिहार पीसीएस में आया था ये। ध्वनि एक यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग है। तो आपसे कोई पूछ ले कि साउंड कैसी वेव है, आप बोलेंगे साउंड है एक मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव। जरा साउंड खत्म क्यों नहीं लगता, वो एब्जॉर्ब हो जाता है वातावरण में, खत्म नहीं होता, एब्जॉर्ब कर लेता है एटमोस्फेयर से। तो साउंड जो है बच्चे वो मैकेनिकल वेव है, यानी कि मीडियम में ही चलेगा, और जिस मीडियम में साउंड चलेगा उस मीडियम के पार्टिकल आगे पीछे हिलेंगे। तो साउंड है मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो थर्ड पॉइंट लिखेंगे साउंड कैन ट्रेवल इन ए सॉलिड, लिक्विड एंड गैस but not in वैक्यूम। ध्वनि ठोस, तरल और गैस, ध्वनि ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम में चल सकती है, किंतु निर्वात में नहीं। ध्वनि
ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम में चल सकती है किंतु निर्वात में नहीं। साउंड कैन ट्रेवल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस बट नॉट इन वैक्यूम। फोर्थ पॉइंट आपके लिए है, ये इंपॉर्टेंट है, बड़ा आता है एग्जाम में। भाई हमें पता है कि साउंड सॉलिड में भी चल सकता है, लिक्विड में और गैस में भी, लेकिन साउंड सबसे तेज कहाँ चलता है? ध्वनि की चाल, साउंड की स्पीड ज्यादा कहाँ होती है? साउंड सॉलिड में तेज चलता है कि लिक्विड में कि गैस में? ये आप मुझे बताएंगे। साउंड की स्पीड ज्यादा कहाँ होती है? सॉलिड, लिक्विड की गैस? आवाज किस मीडियम में तेज चलती है? करते हैं सुनील। सना का एक आंसर आया हमारे पास सबसे पहले। बहुत बढ़िया। ये कौन बच्चा होशियार 3 स्टार 108 लिख रहा है? साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, बिल्कुल सही लिख रहे हैं, सभी का ठीक है, किसी का गलत नहीं है। साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है सॉलिड में, ठोसों में, उससे कम होती है लिक्विड तरल में, और सबसे कम होती है गैस में। वैक्यूम में तो चल भी नहीं सकता। तो साउंड सॉलिड में तेज चलता है, फिर लिक्विड और फिर गैस। अरे प्रभाकर गैस बता रहा है। अरे साउंड सॉलिड में तेज चलता है जैसे कि स्टील, लोहे में, फिर लिक्विड में, पानी में, फिर गैस में। हाँ अगर मैं लाइट कहता, प्रकाश, लाइट, आवाज नहीं, लाइट के साथ उल्टा है। लाइट वैक्यूम में तेज चलती है, फिर हवा में, फिर पानी, और फिर ठोसों में सबसे धीरे। तो लाइट आ जाए तो सॉलिड में धीरे, और साउंड आ जाए तो सॉलिड में तेज। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं सॉलिड का, अगर आप एग्जांपल ले लें स्टील, स्टील में साउंड चलता है लगभग 5550 मीटर पर सेकंड से। लिक्विड में जैसे आप एग्जांपल ले लें वाटर, तो लगभग 1500। गैस में जैसे आप एग्जांपल ले लें एयर, तो स्पीड है लगभग 343 मीटर पर सेकंड। ये 22 डिग्री टेम्परेचर पर है। 0 डिग्री पर लिखना चाहते हो तो 332 लिख सकते हो एयर में। तो गैस, भाई एयर भी तो गैसों से मिलकर बनी है, तो एयर में साउंड की स्पीड है 340 के आसपास, पानी में 1500 के आसपास, और स्टील में 5500 के आसपास। तो सॉलिड में साउंड तेज चलता है, फिर लिक्विड और फिर गैस। ठीक। अब ये जो क्वेश्चन है साउंड कैसे चलता है सॉलिड में तेज, फिर लिक्विड और फिर गैस, इस क्वेश्चन अलग अलग टाइप से आता था कई बार। ये आप एक ही कमेंट में ऑप्शन लिखना, मैं आपको एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, 4 उसके ऑप्शन दूंगा, ए कोमा बी कोमा सी, जो भी आपको लगे एक ही कमेंट में लिखना, कोमा लगा के। क्वेश्चन होगा सिंपल सा यही, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, लेकिन ऑप्शन कैसे कैसे मिलेंगे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया तो ये मिलेगा, गैस, वैक्यूम, सॉलिड, लिक्विड। ये ऑप्शन ऐसे मिल जाएगा, वाटर, स्टील, वैक्यूम, एयर। ये ऐसे मिल जाएगा, आयरन, वाटर, एयर, स्टील। ये ऐसे मिल जाएगा, आयरन, एल्यूमिनियम, एयर, वाटर। एक ही कमेंट में कोमा लगा के लिखेंगे, क्या आंसर होगा? ऐसे ए कोमा सी कोमा डी कोमा बी, जो भी आपको लग रहा होगा ना, एक में लिखो। प्रभाकर, अंकित,
रोहित, आकांक्षा, गौरव, पंडित, अंजानी, संदीप, हर्ष, प्रशांत, पवन, कुछ आंसर दे रहे हैं। अच्छा, मुझे आपकी क्लास की बहुत बढ़िया लगी। अगर आपकी क्लास में 3-4 बच्चे छोड़ दो, वो तो बीच में जो कुछ ना कुछ फालतू कमेंटबाजी कर ही रहे हैं। ये कलीफान, सिमरन, कीर्तिपाल, ये देखो कितने बढ़िया बच्चे हैं बहुत सारे। जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ केवल तभी कमेंट आता है इनका। फालतू की नाटक गिरी नहीं बिल्कुल भी क्लास में। वरना हर क्लास में 2-4 क्लास में बच्चों को डांटने के बाद सीखते हैं इतना। ये मजाक नहीं कर रहा मैं। बड़ा अच्छा लगा मुझे कि पहली क्लास में इतना डिसिप्लिन। साउंड की स्पीड मैक्सिमम होती है सॉलिड में, तो गैस, एयर, सॉलिड, लिक्विड। तो आंसर क्या है हमारा? सॉलिड। सी ऑप्शन ठीक हो गया। अगर हम इस वाले ऑप्शन में देखें, प्रीति, मनीष, सुनील, प्रियांशी, राहुल, राज, यहां देखो तो वाटर, स्टील, वैक्यूम, एयर, इन चारों में सॉलिड कौन है बेटा? स्टील है। तो हमारा आंसर हो गया बी ऑप्शन। भाई चारों में एक ही तो सॉलिड दिखाई दे रहा है, ठोस। सॉलिड कौन है? स्टील। उसमें साउंड तेज चल गया। आयरन, वाटर, एयर, स्टील। देखो अगर पेपर में आपको बच्चे आयरन और स्टील एक ही ऑप्शन में मिल जाए, तब भी आप स्टील पे लगाना। स्टील में हल्की सी स्पीड ज्यादा है। उसमें देखो खुद से लिखोगे तो ज्यादा बढ़िया है, ज्यादा अच्छे सीख पाओगे आप। तो आयरन में साउंड की स्पीड होती है कुछ 5500 के आसपास, और स्टील में आयरन तो होता ही है, कार्बन भी होता है इसमें, तो इसमें थोड़ी सी हल्की ज्यादा होती है, 5550। अगर बच्चे आपको पेपर में एल्युमिनियम मिल जाए तो याद रखना एल्युमिनियम में तो आयरन से भी ज्यादा है। एल्युमिनियम में साउंड की स्पीड होती है कुछ 6280 के आसपास, 6280 मीटर पर सेकंड। हालांकि ऐसा फैक्ट टाइप का क्वेश्चन केवल रेलवे वाले पूछते हैं, वरना एसएससी या पीसीएस वगैरह में आपको 4 ऑप्शन में से केवल एक ही सॉलिड मिलेगा, तो आप उस पर टिक लगा देंगे। एल्युमिनियम में साउंड 6200-6300 मीटर पर सेकंड के आसपास भागता है। तो पेपर में मैंने कहा कि ऐसा क्वेश्चन बदतमीजी टाइप का वो केवल रेलवे वगैरह में तो दिख सकता है, वरना नॉर्मली आपको ऐसे ऑप्शन दिखेंगे कि 4 में से एक सॉलिड होगा, उस पर टिक लगाना है आपको, या सिंपली लिख देगा सॉलिड, लिक्विड, गैस वगैरह। ठीक है। तो इस तरीके से एक एल्युमिनियम वाला याद रख लेना कि मेटल में आयरन स्टील से भी ज्यादा स्पीड होती है एल्युमिनियम में साउंड की, कुछ 6200 के आसपास। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे कई बार कि जी बताओ, 6420, हाँ 62-6300 कुछ इसके आसपास है, ऐसे लिख लो लगभग। ये ऐसे लिख देता हूं मैं, लगभग लिख लो, लगभग 6300 के आसपास है, 62-6300 जो भी आपका मन करे, इसके आसपास मोटा मोटी। एक क्वेश्चन पूछते हैं जी बताओ कि साउंड सॉलिड में तेज चलता, लिक्विड में धीरे, गैस में सबसे कम। तो एक सेकंड रुको ना। हेलो डॉक्टर। हेलो। हाँ जी, यहाँ देखो। अब हाँ, मैं आपसे कह रहा था कि कई बार बच्चे बोलते हैं जी सॉलिड में साउंड तेज चलता है, लिक्विड में कम, और गैस में सबसे कम। ये किस बात पे डिपेंड करता है बच्चे? डिपेंड करता है स्टिफनेस, कठोरता पे। देखो जो मटेरियल, जो पदार्थ ज्यादा स्टिफ होता है, साउंड उसमें ज्यादा तेजी से फ्लो करता है, ज्यादा तेजी से चलता है। अब सॉलिड तो बहुत ही स्टिफ होते हैं, कठोर। ये मेरे हाथ में मार्कर है, इसकी शक्ल बदलनी है ना, बहुत ही फोर्स लगाना पड़ेगा। उसका नंबर आता है लिक्विड का, तरल का। पानी को हल्का सा हाथ मार दोगे तो शेप बदल जाएगी, तो पानी उतना स्टिफ नहीं है, लिक्विड उतने स्टिफ नहीं है। और गैस तो बिल्कुल भी नहीं है, गैस में फूंक मार दो सारी गैसें हिल जाएंगी। तो स्टिफनेस जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा स्पीड क्या होगी? ज्यादा। तो कठोर ज्यादा होते हैं सॉलिड, उसका नंबर आता है लिक्विड का, और फिर नंबर आता है गैस का। यहाँ पर एक चीज लिखेंगे हम, स्टिफनेस इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड। स्टिफनेस इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल पर कठोरता का प्रभाव। ध्वनि की चाल पर कठोरता का प्रभाव, ध्वनि की चाल पर कठोरता का प्रभाव, स्टिफनेस इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड। यस पंडित जी, सही आंसर दे रहे हैं आप। तो स्टिफनेस बढ़ने पर साउंड की स्पीड बढ़ती है, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज करती है। कठोरता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है।
ठीक। हालांकि इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे मान लो कि सोलिड ज्यादा स्टीफ है, ज्यादा कठोर है, उनमें साउंड तेज चलता है, पर सारे के सारे सोलिड में थोड़े ना बराबर चलता है। एल्यूमिनियम में तेज है, आयरन में कुछ और स्पीड है, स्टील में कुछ और है, तो एक फर्क और होता है डेंसिटी, घनत्व का। उसे हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हमने क्या समझाया है कि आज हमने क्लास में समझाया कि हम मैकेनिकल वेव उस वेव को कहेंगे जो मीडियम में चल सकती है, नॉन मैकेनिकल वो वेव वो है जो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर ले। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें बनेंगी कि साउंड की जो स्पीड है वो केवल मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, सॉलिड लिक्विड गैस, उसके अलावा टेम्परेचर कैसा है, उसके अलावा ह्यूमिडिटी आर्द्रता कैसी है अगर एयर है तो, उसके अलावा प्रेशर कैसा है उससे देखेंगे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जो साउंड चल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके अलावा जो साउंड जिस मीडियम में चल रहा है उसकी डेंसिटी, उसका घनत्व कैसा है। ये सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी, कुछ नहीं आएंगे तो आपने अपने हाथ से जो लिखा है उसे एक बार रिवाइज कर लेना। कुछ डाउट रहेगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है। समुद्र तल में गहराई पर जाने प्रेशर में क्या चेंज होगा। जितना आप समुद्र में अंदर घुसेंगे उतना ही प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा। ये हम पढ़ेंगे एक प्रेशर वाले टॉपिक में। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी। थैंक यू एवरीवन।